लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकार, जैसे कि हमने पिछले 2 अध्यायों में लोकतांत्रिक सरकार के 2 मूलभूत तत्वों की चर्चा की है, तो हम यहाँ पर देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। और हमने जाना है कि लोकतंत्र की कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानूनों के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के किन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और सभ्यताओं के साथ साथ तीसरा तत्व अधिकारों का उपयोग, इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों में यह जरूरी जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्षण यानी लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों का बिना जीवन कैसे होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं की बात शुरू करते हैं। इसमें हम चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अध्यायों की तरह हम पहले सामान्य बातों फिर भारत पर केंद्रित चर्चा करेंगे। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करता है, इनको लागू कौन करता है। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है। हाल ही के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। अधिकारों के बिना जीवन की बात करें, हम किताब में अपने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इसमें पहले के सभी 5 अध्यायों के अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दी गई खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाले चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? जैसे कि हम देखें, सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपके जवाब क्यों नहीं आया? बहुत दिनों तक आपने जवाब का इंतजार करता रहा और आपका जवाब आया नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं? वे दूर दराज के गुआंतानामो में क्यों रखे गए हैं? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता के 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर करते हैं, आदर से बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मैंने और मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ईद मनाई नहीं है, बिना ही यहाँ पर ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। तो यहाँ पर हम देखें 7/12/2015 का पत्र है। तो इसमें हम देखें अध्यापक मन में हम देखें कि पिनोसा के शासनकाल में चिले और जेरूसलम के शासन में पोलैंड लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा में या हमारे संविधान के निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे है, क्योंकि और भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और उसका अधिकार प्राप्त है। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ बोलने और जाने का अधिकार है। तो यहाँ पर हम देखें गुआंतानामो बे का जेल की बात करें, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। और क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर और 21 के हमलों से इसका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना इन 6 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ा है। जो 600 लोगों को पकड़ा है उनमें से एक है। जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों को देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना ही नहीं दी गई है। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से खबर मिली है, उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया और किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। न किसी भी जज के सामने मुकदमा चला, न ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो में कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया है। नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया है। और जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी
नहीं छोड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच ने भी इन बातों की पुष्टि हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा है कि गुआंतानामो जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार की बात करें, गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें, वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें, जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा और शाह को चुनने और बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं है। शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं और जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं। वे उनके फैसले को पलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आजादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों को अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है। उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। कोसोवो में जातीय नरसंहार की बात करें, आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में चल सकती हैं। चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर करें। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत है जो अब टूटकर अलग हो गया है और इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावी में जीत हासिल कर ली। उनकी सरकार ने कोसोवो के स्लाविया लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छाएं थी कि देश पर सर्व लोगों का पूरा नियंत्रण हो और अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोग जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्वों की प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ हुई घटना हुई है। यहाँ पर 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इज्जत की छाती में 3 गोलियां दाग दी और उसके सामने ही उसकी पति की मौत हो गई। सैनिकों ने उनकी उंगली से साजे की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर ही निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति, न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज यहाँ पर नहीं थी। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ही नेता के निर्देश पर कर रही थी, जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रह को चलते हाल ही के वर्षों में जो पहले बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर यह क्रम थमा और मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। तो यहाँ पर हम देखें कि अधिकार विहीन जीवन, इन 3 मामलों में मिलते जुलते उदाहरण बरसे हैं। ये उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें, भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों की जबरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रपट, हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें, और फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाएं। और यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक तरीके से भारतीय उदाहरण दे सकें। लोकतंत्र में अधिकार की बात करें, हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन पर विचार करें। हर उदाहरण में कष्ट हुआ है, उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे कैदियां सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानिया लोगों के भारत में 1984 और 22 के देशों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? अगर आपको हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? फिर हम देखें, शायद अब एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल या समान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पथ रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले।
आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता, पर हर किसी ने किसी पर, यहाँ पर हम देखें, हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों का उम्मीद करते हैं उनमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहें, उन पर अमल भी हो। जो लोग ऐसा नहीं करें उनको सत्ता भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जो हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब या ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिसमें हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार भी किसी को नुकसान नहीं होने चाहिए, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकतर यह तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरे को कष्ट दे और नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह के क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते जो पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ न हो। यूगोस्लाविया सर्ब लोगों ने पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए जो हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलना चाहिए कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दे सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता, उसे उस पूरे समाज में स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण की व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। समाज जिस चीजों को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे लिए अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा ही बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाएगा। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना भी अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित या पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक व नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो में बेकैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे उनके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू कर दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है या फिर उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर आप नागरिक और सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते तो उनका उल्लंघन करते हैं तो हमें अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर ऐसे दावे का अधिकार कहते हैं जिसमें 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों के द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो तो उसके लिए लोगों ने अपने विचारों को व्यक्त करके ही राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों का आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों का एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिक स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी, जैसे कि अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब होती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार ने अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है और संभव है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार ने ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत और ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित दर्ज होते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार की बात करें, विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है और यही नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है।
मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं और ये अधिकार भारत के संविधान की इस महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है और आप इन्हें बता सकते हैं कि एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को ठीक ठाक क्या मतलब होता है। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। समानता का अधिकार की बात करें। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून में संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे वो सब पर कानून समान रूप से लागू हो, उसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, सब उन पर कानूनी लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगा था। सारे मामलों पर गौर करने के बाद अदालत ने उनके निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े और कागजात दाखिल करने पड़े। इन बुनियादी स्थिति को संविधान में समानता के अधिकार और कुछ स्थितियों को स्पष्ट करने को साफ किया गया है। सरकार किसी से भी अपने धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों में इस्तेमाल में किसी को वंचित नहीं किया सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। तो मौलिक अधिकार बात करें हम, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है। तो यहाँ पर हम देखें, उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया सकता, उनके साथ भेदभाव नहीं किया सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारत सरकार में नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती हैं। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं होता है। समानता का मतलब है हर किसी से उनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है और इसी को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है, संविधान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता ही है कि प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह की छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से भरना नहीं है। यहाँ उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों से गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने पर लोगों को निजी नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। फिर छुआछूत के अनेक रूप हम देखें। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों और अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाल लिखी थी। ये देश के अनेक स्थानों पर गए और वहां पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरे बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है, अलग रखी घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके पानी भर लेने के लिए हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप इनके इलाके में कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं? नेक्स्ट हम देखें कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। किसी भी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र यहाँ पर करता है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामले में किसी किस्म का दखल होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं और लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनमाने ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो।
इसलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखिए, हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी और अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिनके दूसरों को परेशानी न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदी लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र में एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने की हमारी विचारों और व्यक्तिगत का विकास होता है। हमारी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार को किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधि से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधि की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबार पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा की कोई नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग अपने लोगों की सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने और उनकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा बैठकें करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने और किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। उनमें सार्वजनिक व्यवस्था और समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठक और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार और प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय कर सकता है। संभव है कि उसने शहर को देखा भी न हो या उसके कोई संपर्क न हो, फिर भी वह भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकल करके शहरों में तथा देश के गरीब इलाकों से निकल करके समुद्र इलाकों में जाकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पैसा चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता है। आपको कोई भी ऐसा आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें, या वह महिलाओं से यह नहीं कह सकता कि फला काम उनके लिए है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों ने यही कहा जा सकता है कि वे अपने परंपरागत पैसे में ही रहें। हमारी मांगे पूरी करो, जैसे कि आंदोलन होते हैं हमारे। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उनको जीने के अधिकार, निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता। कानून के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर उनका मतलब यह है कि जब वैध अदालत या किसी व्यक्ति की मौत को सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह मतलब है कि कानून आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें उन नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होनी चाहिए। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने, अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है। आइए एक बार फिर से गुआतनामो बे और कोसावो की याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं के सबसे बुनियादी और दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। तो क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है? अगर है तो प्रत्येक संविधान में कौन से प्रावधान का उल्लंघन हुआ है? जैसे कि भारत सरकार ने सलमान रसूदी की किताब सेनेटिक वर्सेजी ने इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया है। इसमें मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। दूसरा, हम देखें कि हर फिल्म की सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार के सेंसर बोर्ड ने प्रमाण पत्र लेना होता है। वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नगर प्रशासन ने माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए शहर में 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है।
शोषण के खिलाफ अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक का यह अधिकार हो जाता है कि कोई उनका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला लिया है ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य की जाति के अवैध व्यवहार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधों को सरकार महिलाएं होती है, उनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार और जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त और बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है, और जब यदि काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ सकता है तो इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का निषेध करता है। किसी कारखाने और खाद्यान्न और रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकता है। इसी को आधार बना करके बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें थोड़े बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंगो रंजन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। फिर हम यहाँ पर देखें कि इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम पर लेखा पत्र और शोषण के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत में अर्जी लिखी है। जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है कि अर्जी दायर करने वाले ने कहा है कि सालेम जिले के गांवों ने 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर के केरल के त्रिचूर जिले के कोल्हापुर में बेच दिया है। आवेदक कर्नाटक ने अदालत में मांग की है कि वह सरकार को इस मामले से जुड़ी तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। दूसरा, हम देखें कर्नाटक के होमपेट, मांडूर और इच्छा इलाके में लोअयस्क खाद्यान्नों में 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने और लादने, गिराने, ढुलाई और कटाई काम करने के लिए की जा रहा है। ये न तो सुरक्षा के उपकरण दिए जा रहे हैं यहाँ पर, तथा मजदूरी के ना ही के बराबर उनका काम का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खाद्यान्न की धूल जो मानक स्तर से काफी अधिक है उसके आंख, नाक, कान में जाती है, और इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफी ज्यादा है। तीसरा, हम देखें जैसे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण और शहरी तीनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का एक क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। और सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 से वहां 41 हो गई है और लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से 34 चौकस हैं। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले में देखना, व्यक्ति ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना चाहिए। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने और उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह और पंथ को अपने धार्मिक कामकाजों का प्रबंधन करने की आजादी है। वह अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकारों का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर के उसमें धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन की आजादी है। अपना धर्म मानने, उनके अनुसार आचरण करना यह भी अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार ही जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों को आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, उसे सिर्फ सफेद साड़ी पहनने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उनके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्था का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करें, आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लिखित गारंटी को लेकर के इतने सचेत क्यों हैं।
बहुसंख्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे सकती है। अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाते हैं। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति में बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी और सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में किसी नागरिक को धर्म और भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। जहां अल्पसंख्यकों का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है, किसी स्थान पर एक खासा भाषा को बोलने वालों को बहुमत होता है, वहां अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत होगा, पर कर्नाटक में भी अल्पसंख्यक है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक होंगे, पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में भी अल्पसंख्यक है। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं है अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। जैसे हम यहाँ पर देखें, इन खबरों को पढ़िए और प्रत्येक में जिस अधिकार की चर्चा की है उसके पहचानिए। जैसे कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की आपात बैठक में हरियाणा के सिख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए अलग संगठन बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सरकार को यह चेतावनी दी गई कि सिख समुदाय अपने धार्मिक मामलों में किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा हम देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यकों को दर्जा देने वाले केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया। मेडिकल स्नातक डिग्री कोर्स में सीटों के आरक्षण को गैर कानूनी करार दिया गया। राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया। ईसाई नेताओं का कहना है कि इस विधेयक ने अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मार्च 2005 में। तो हम यहाँ पर देखें कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपरोक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं। उसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उन अधिकारों को प्रभावी बनाता है जो संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है। पर जब इनमें हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को हमारे संविधान की आत्मा का हृदय कहा था। हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यहाँ पर मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकार की गतिविधियों या फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका, कार्यपालिका और किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो तो यह फैसला और काम को अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों, उनकी नीतियों और फैसलों का या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसे अनेक राष्ट्रों के द्वारा गठित संस्थाओं, नीतियों, फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती हैं, गड़बड़ी करने वाले को दंडित कर सकती हैं। हमने देखा है कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा है कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है, नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। वह अब अगर मामले सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। क्या आपने ऊपर बनी न्यूज कॉलाज में ध्यान दिया है? यहाँ पर जैसे कि ये मेला उठाने की प्रथा रोकने की ढिलाई से आयोग नाराज, तो यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं, इसके बारे में देश भर के लोगों को ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस मामले की गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़े जा पाने के लिए मानवाधिकार संगठन और संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी की दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की और 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं।
आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों का नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले लेने का दायित्व और बोझ नहीं होता है। तो यह पीड़ितों उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराई गई ये संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं, जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद को सजा नहीं दे सकता, खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। वह जिम्मेदार अदालत की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उस मामले की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा बरतने का आरोप लगा हो। यह देश में मानवाधिकार को बढ़ाने, उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है, पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में उसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेज करके बुला सकता है, किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर के जांच कर सकता है, घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत के कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में उसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। आयोग के पास अर्जी भेजने की न तो कोई फीस है, न फॉर्म है, नहीं कोई अन्य तरीका, न कोई तय तरीका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह 23 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग है। 1 सितंबर 2012 की स्थिति हम देखें। कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अन्य न्यायाधीशों में लगे कि सचमुच इस मामले पर सार्वजनिक हित पर चोट पहुंच रही है तो ये मामले के विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआती अधिकारों के महत्व पर चर्चा की है। इस अध्याय में ज्यादातर हिस्सों में हमारा ध्यान संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों पर ही रहा है। आप सोच सकते हैं कि संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनके अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऐसे चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीयों को अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाले कानून तो पास कर दिया। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार की तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए अपने भोजन के अधिकार का भी शामिल कर लिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकार का विस्तार यानी कि मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन्हें इस अर्थ में अधिकार नहीं कर सकता, जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वे अन्य सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों में हासिल हुए हैं। समाज के विकास व नए संविधान के निर्माण के लिए या नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए सकते, किसी चिट्ठी पत्र को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। पर्यावरण का अधिकार, ऐसे पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य और कुशलमंद के प्रतिकूल हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं यानी पर्याप्त भोजन पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आज इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इनमें अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन
दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर है। काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, मजदूरों को उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित सुविधा का अधिकार हो। समुचित जीवन जीने के लिए अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार शामिल हो। सार्वजनिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं को खास ख्याल और महामारी से रोकथाम। शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं मनवारी प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। प्रतिज्ञा पत्र की बात करें, नियमों और सिद्धांतों से कायम रखने का व्यक्ति समृद्ध और देशों का वायदा है। ऐसे बयान संधि पर दस्तखत करने वालों पर इनमें पालन की कानूनी बाध्यता होती है। दावा की बात करें, सभी नागरिकों, समाज और सरकार से किसी नागरिक के द्वारा कानून और नैतिक अधिकारों की मांग। दलित की बात करें, ऐसे जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों में व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते हैं। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जाति समूह की बात करें, मानव जाति का ऐसा समूह है जिसमें लोग आपस में एक मूल और सम्यक वंश के हों और एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों, ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। संबंध की बात करें, अदालत द्वारा जारी किया गया एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार की बात करें, अनैतिक कार्यों के लिए स्त्री, पुरुष और बच्चों की खरीदी बिक्री। रिट की बात करें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है।